नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें से आपके एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसमें आप संपूर्ण पढ़ेंगे मूल्यांकन का तात्पर्य क्या होता है, मूल्यांकन की भूमिका क्या होती है, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती हैं, मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है एक टीचर को या फिर एक बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी होता है वो, मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियाँ या उपकरण काम में लिए जाते हैं जो एग्जाम में आते हैं वो पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे इसकी उपलब्धि परीक्षण किस प्रकार से होते हैं और मूल्यांकन के लास्ट में हम पढ़ेंगे उद्देश्यों के बारे में। तो ध्यान से सुने, इसमें से आपके क्वेश्चन आराम से मिलेगा आपको। अच्छी तरह से देखो इसको। मूल्यांकन क्या होता है, अगर मूल्यांकन का अगर हम अर्थ देखें तो कोई भी वस्तु है तो उसका आप क्या कर सकते हो, उसे माप सकते हो, उसकी मात्रा बता सकते हो। वही क्या होता है, साधारण भाषा में मूल्यांकन होता है। और आपने यहाँ शिक्षा की बात करते हैं तो इसको अगर तोड़े मूल्यांकन शब्द को तो मूल्य प्लस क्या होता है, अंकन। मूल्य प्लस अंकन यानी क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। तो मूल्यांकन का तात्पर्य आपसे पूछे कि मूल्यांकन शब्द है वो किन से बना है, तो मूल्य प्लस अंकन से बना है, अर्थात मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन का अगर सीधा अर्थ देखें तो क्या होता है, मूल्य का निर्धारण होता है। और अगर हम टीचिंग के लाइन में देखें तो सीखने के अनुभवों से बालक में जो व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं उनका परीक्षण करना, निर्णय लेना या निष्कर्ष निकालना ही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। बालक ने क्या किया, बालक ने कुछ सीखेगा तो क्या आएगा, व्यवहार में परिवर्तन आएगा। आपने साइकोलॉजी में इसको पढ़ा है। अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है और परिवर्तन के बाद में वो क्या करेगा, उनका परीक्षण करेंगे और वो निर्णय लेने की उसमें क्षमता आएगी, तो वही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। अगर इसे साधारण भाषा में देखें तो मूल्य प्लस अंकन क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। ये परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये तो मूल्यांकन का तात्पर्य था। ये परिभाषाएं तीनों याद रखनी है। थॉर्नडाइक के बारे में पूछी जाती है, जेरी लिमेक ने क्या कहा है और कोठारी मिशन ने क्या कहा है। देखो क्या क्या कहा है इसको। तो थॉर्नडाइक ने कहा है मात्रा प्लस माप। ये मैंने कैसे लिख रखी है, मात्रा और मापा, ये दोनों याद रखनी है। मात्रा अगर जिसमें आ रही है तो वो किसने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है। मूल्यांकन मात्रा किसने बताई, थॉर्नडाइक ने। जेरी लिमेक ने मूल्य और उद्देश्य के बारे में बात की है। और कोठारी मिशन की एक ही कीवर्ड याद रखना है, संपूर्ण शिक्षा। कोठारी मिशन है, मिशन किस क्या होता है, बड़ा होता है, यानी संपूर्ण शिक्षा को इसमें शामिल किया है कोठारी मिशन ने। जेरी लिमेक लेखमी के प्रोडक्ट क्या होते हैं, उसके मूल्य क्या होते हैं और इसको काम में किस लिए लिए जाते हैं, तो इनका क्या होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो मूल्य और उद्देश्य, जेरी लिमेक याद रह जाएगा, मूल्य और उद्देश्य। थॉर्नडाइक मात्रा प्लस मापा। अब देखो मैं इसको आपको परिभाषा बताती हूँ। थॉर्नडाइक ने क्या परिभाषा दी है, या तो आपको इतना ही रखना है क्योंकि आपसे पूरा डिटेल में तो पूछेंगे नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो अदा आपको लगाने होते हैं इसमें। तो थॉर्नडाइक ने क्या बताया है कि जिस वस्तु का भी अस्तित्व है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, आप अपने घर में कितनी भी वस्तु देखते हैं उन सब का क्या होता है, अस्तित्व होता है। तो जिस वस्तु का भी अस्तित्व है उसका किसी न किसी मात्रा में अस्तित्व होता है, यानी उसकी मात्रा होती है, वो अपनी मात्रा में ही क्या रहती है, अस्तित्व में रहती है। और जो कुछ भी किसी मात्रा में उपस्थित है, क्या बताया मैंने कि और जो कुछ भी किसी मात्रा में उपस्थित है उसे क्या कर सकते हैं, हम मापा जा सकता है। ये थॉर्नडाइक ने कहा है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि जिस वस्तु का भी अस्तित्व है उसका किसी न किसी मात्रा में अस्तित्व होता है और जो कुछ भी किसी मात्रा में उपस्थित है उसे मापा जा सकता है। तो मात्रा और मापा, ये दोनों बातें किसने बताई, थॉर्नडाइक ने बताई है। जेरी लिमेक ने क्या कहा है मूल्यांकन के बारे में कि मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, ध्येयों तथा लक्ष्य की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण के मूल्यों तथा उद्देश्यों के मध्य तुलना की जा सकती है। ये आएगा आपके कि किसने कहा है कि शिक्षण के मूल्यों तथा उद्देश्यों के मध्य तुलना की जा सकती है मूल्यांकन के माध्यम से। तो ये किसने कहा है, जेरी लिमेक ने कहा है। कोठारी मिशन ने क्या कहा है कि मूल्यांकन एक कर्मिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग होती है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से क्या होती है, संबंधित होती है। यानी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बताया मूल्यांकन को, किसने बताया, कोठारी कमीशन ने बताया है। तो कोठारी कमीशन के अनुसार ये तीनों ध्यान में रखने हैं आपको। फिर मूल्यांकन की भूमिका क्या होती है, मूल्यांकन की अगर भूमिका देखें तो मूल्यांकन की भूमिका पाठ्यक्रम में अलग होती है। कौन कौन से पार्ट में इसकी भूमिका है, तो इसमें मूल्यांकन की जो भूमिका दे रखी है, मैंने लिख रखी है, वो क्या है, अध्यापन, अधिगम प्रक्रिया और मूल्यांकन। इसमें किस प्रकार से विद्यार्थी की जांच करना है, विद्यार्थी के उद्देश्य और अधिगम अनुभव एक दूसरे के क्या होते हैं, चलते रहते हैं। उद्देश्य होगा तो विद्यार्थी क्या करेगा, अपने लक्ष्यों का निर्धारण करेगा, फिर लक्ष्यों के निर्धारण के आधार पर वो अपने क्या अपनाएगा,
रिपोर्ट तैयार करेगा, उसको टीचर देखेंगे, फिर अधिगम जो कुछ करेगा बच्चा, अगर कुछ बनाएगा तो उसके अनुभव होगा, अनुभव से उसे क्या होगी, उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। तो उद्देश्य, विद्यार्थी की जांच, अधिगम, अनुभव, ये मूल्यांकन की क्या होती है, भूमिकाएं होती हैं। मूल्यांकन की क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य किस प्रकार का होता है, विद्यार्थी की जांच होती है, और विद्यार्थी में किस प्रकार के अधिगम अनुभव डेवलप हुए हैं, वो उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो मूल्यांकन की भूमिका दो उद्देश्यों में होती है, एक तो अधिगम अनुभव में और विद्यार्थी की जांच में। अब इसमें जो मूल्यांकन है वो किस किस रूप में सहायक होता है। देखो, शिक्षण में किस प्रकार से मूल्यांकन सहायक होता है कि जब शिक्षण में काम लेते हैं कि मूल्यांकन से जो शिक्षण विधियां होती हैं, जो शिक्षण तकनीकें होती हैं, वो किस प्रकार से प्रभावित हुई हैं, इसका पता लगाया जा सकता है। और इससे क्या होता है, अध्यापकों को अपने अध्यापन और अध्येताओं को अपने सीखने के बारे में पता चल सकता है। अगर आप मूल्यांकन नहीं करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि जो आपने शिक्षण तकनीकी काम में ली हैं वो प्रभावी रूप से रही हैं कि नहीं रही हैं। इस वजह से शिक्षण में इस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट समझ में आ गया, शिक्षण। दूसरा है पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या में देखो क्या हो गया, मूल्यांकन की सहायता से पाठ्य पुस्तकों व विषय सामग्री में सुधार लाया जा सकता है। अगर पाठ्य पुस्तक ज़्यादा हार्ड होगी तो क्या होगी, जो मूल्यांकन है वो कम आएगा। तो पता लग जाएगा कि पाठ्य पुस्तकों में जो एवरेज बच्चे हैं सभी की अगर एवरेज निकालते हैं, फिर पता लगाते हैं, फिर पाठ्य पुस्तक में जो टॉपिक हैं वो डाले जाती हैं। तो पाठ्य पुस्तकों में विषय सामग्री में सुधार लाया जा सकता है। ये पाठचर्या का पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आता है समाज। समाज देखो किस प्रकार से होता है, मूल्यांकन से बाजार की मांग और आवश्यकता के अनुरूप समाज के प्रति उत्तरदायित्व का हिसाब का पता चलता है मूल्यांकन में। तो समाज में भी सहायक होता है मूल्यांकन, शिक्षण में, पाठचर्या में, समाज में। और अभिभावक को किस प्रकार से देखो मूल्यांकन सहायक होता है, मूल्यांकन के द्वारा अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का विवरण स्पष्ट रूप से मिल जाता है। जब आप रिपोर्ट कार्ड देते हैं तो अभिभावक के पास में आपका मूल्यांकन जाता है तो बच्चे को स्पष्ट रूप से मिल जाता है अभिभावकों को कि ये अपने बच्चा यहाँ पे चल रहा है। तो समाज में क्या होगी, बाजार में क्या मांग है, किसकी आवश्यकता है, इसका पता लगता है मूल्यांकन से। पाठचर्या के बारे में पता लगता है कि पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, और शिक्षण में भी इसकी जानकारी मिलती है। शिक्षण हो गया, पाठचर्या हो गया, समाज हो गया, और अभिभावक में ये क्या होता है, सहायक होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का हमने क्या पढ़ा, मूल्यांकन, अध्यापन, अधिगम, प्रक्रिया और मूल्यांकन में कितने बिंदु आते हैं। मूल्यांकन की भूमिका में 3 बिंदु हैं। उद्देश्य है, अधिगम अनुभव है, अधिगम अनुभव की क्रिया है, फिर विद्यार्थियों का मूल्य निर्धारण यानी विद्यार्थी की जांच। ये 3 भूमिकाएं आपको ध्यान में रखनी है। अब आती हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। वैधता, विश्वसनीयता। मूल्यांकन की में क्या होना चाहिए, विशेषताओं में वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए मूल्यांकन, और उपयोगिता क्या होती है इसकी, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान में यही आएंगे पॉइंट, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए, और उपयोगी होना चाहिए। जो आप मूल्यांकन करते हो वो कुछ न कुछ ऐसा करो कि उसका वो उपयोगी हो। आप हर चीज़ का मूल्यांकन करने लग जाओगे तो वो अगर उपयोगी नहीं है तो कोई काम का नहीं है ना। तो इसलिए उपयोगी होना चाहिए, वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए, और उपयोगिता होनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट है, ये पांचों ध्यान में रखने हैं। इसमें से क्वेश्चन आता है आपकी। देखो वैधता में किस प्रकार से है, वैधता का अर्थ क्या होता है कि मूल्यांकन की वह मात्रा जहाँ उसकी शुद्धता, योग्यता, विशेषता और तथ्य का मापन करा जाता है वही क्या कहलाती है, वैधता। कोई भी चीज़ अगर आप वैध होगी तो आप क्या देखते हो, सबसे पहले अगर सोना लेके आते हो तो सोने में क्या देखोगे आप, उसकी शुद्धता देखोगे, योग्यता देखोगे, उसकी विशेषता क्या है और किस प्रकार से उसको मापा गया है वो देखोगे। यानी तथ्य का मापन किया गया है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी योग्यता क्या है और शुद्धता, ये पता लगता है। ये उसकी क्या बताती है, वैधता बताती हैं। तो ये मूल्यांकन में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिसकी रचना की गई है वैधता में। मूल्यांकन की वैधता के निर्धारण के लिए कसौटी का चुनाव करना पड़ता है। कोई भी मूल्यांकन तभी वैध माना जाता है जब वह क्या होगा, विश्वसनीय भी होगा, यानी कि विश्वसनीय भी होना चाहिए उसमें। यदि उसकी विश्वसनीयता शून्य है तो उसे किसी अन्य परीक्षण से सहसंबंधित नहीं कर सकते हैं हम। तो वैधता होनी चाहिए और विश्वसनीयता होनी चाहिए, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। अगर विश्वसनीयता शून्य है तो हम क्या कर सकते हैं, इस मूल्यांकन को वैध नहीं मान सकते। व्यवहारिकता देखो कैसे है, प्रयोग की स्थिति, लिए गए समय, लागत की दृष्टि से मूल्यांकन को वास्तविकता, व्यवहारिक और ठीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वास्तविक मूल्यांकन होना चाहिए।
प्रयोग की स्थिति होनी चाहिए, लिए गए समय किस प्रकार से होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा समय लेते हो तो वो भी क्या होता है, व्यवहारिक नहीं होता है। लागत की दृष्टि से मूल्यांकन क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। तो व्यवहारिकता होनी चाहिए मूल्यांकन में। पक्षपात रहित किस प्रकार से होगा कि जो सामग्री है, मूल्यांकन में जो सामग्री आप प्रयोग में ले रहे हो, परीक्षा का रूप और रचना होती है, परीक्षा की अवधि होती है, और जो कोर्स होता है वो सभी के लिए एक समान होना चाहिए, यानी पक्षपात नहीं होनी चाहिए उसमें। उपयोगिता किस प्रकार से है, मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी होना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रतिपोषण मिलना चाहिए बच्चे को, यानी छात्रों को क्या मिलना चाहिए, प्रतिपोषण मिलना चाहिए, वर्तमान क्षमता और कमजोरियों को, जिससे बालक क्या कर सके, सुधार सके। वेधता क्या होगी, योग्यता, विशेषता, शुद्धता और तथ्य का मापन होगा। विश्वसनीयता में क्या हो गया, विश्वसनीयता शून्य नहीं रहना चाहिए, ये वेधता के ऊपर ही निर्भर करता है। व्यवहारिकता उसकी होनी चाहिए, जो स्थिति होती है, वो जो समय होता है, जो लागत होती है, वो क्या होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए, और इसकी वो उपयोगी होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। मूल्यांकन की आवश्यकता के क्वेश्चन तो नहीं आए हुए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, इसको पढ़ लो, आता है इसी क्या बताई जाए। तो मूल्यांकन की आवश्यकता, ये आपको विशेषताएं ध्यान में रखनी है। और मूल्यांकन के जो 3 मूल बिंदु है ना, मूल्यांकन के जो शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु हैं, उद्देश्य, विद्यार्थी की जांच, अधिगम, अनुभव। तो ऐसा कैसा आएगा, ये तीनों बिंदु ध्यान में रखना। अब आवश्यकता देखो, पहला है कि जो मूल्यांकन है, आप सब समझ ही जाओगे अगर आवश्यकता में क्वेश्चन आएगा तो, कि मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हो चुके होते हैं, उसका पता लगता है। ये होती है मूल्यांकन की आवश्यकता। विभिन्न विषयों में जो प्रयोजन हमारे सम्मुख आते हैं, उनकी प्राप्त हुई सीमा भी हमें मूल्यांकन प्राप्त करती है। यानी कि आपने क्या किया है, अगर आपने कोई पाठ पढ़ाया है और उस पाठ बच्चों को समझ में आया नहीं आया, तो कि वो शिक्षा का आपका उद्देश्य प्राप्त हुआ है नहीं प्राप्त हुआ है, वो मूल्यांकन से प्राप्त लगेगा। और वो जो किस सीमा तक प्राप्त हुआ, ये भी आपको पता लग जाएगा। और किस प्रकार से आपने पढ़ाया, वो प्रभावशाली है नहीं है, ये भी मूल्यांकन से पता लग जाएगा। तो ये मूल्यांकन की आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट आती है मूल्यांकन की परिविधियाँ और उपकरण। ये क्वेश्चन आता है, इसमें से आपको ध्यान में रखना है। देखो, मूल्यांकन की परिविधियाँ व उपकरण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो परमापीकृत होता है, एक अपरमापीकृत होता है। परमापीकृत यानी कि जिसको आप माप सकते हो, जैसे बुद्धि परीक्षण आपने सबने पढ़ रखा है, व्यक्तित्व परीक्षण को भी आप माप सकते हो। निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण साक्षात्कार जो पद्धति की जाती है, वो भी आप माप सकते हैं। तो ये परमापीकृत के अंतर्गत आती है। रुचि परीक्षण होता है और अभिरुचि परीक्षण। तो आपको दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन की परमापीकृत विधि है या फिर अपरमापीकृत विधि है, तो इनको आप लिख लेना। परमापीकृत में आता है बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या साक्षात्कार पद्धति, रुचि परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण। परमापीकृत में क्या होता है, प्रश्नावली पद्धति, अभिवर्ती मापनी, निरीक्षण पद्धति, व्यक्ति इतिहास विधि, ये क्या होती है, अप्रमापीकृत। जिसे आप अपने क्या करोगे, बच्चे से अगर पूछोगे तो ये क्या होती है, प्रश्नावली पद्धति में जब मैंने आपको पढ़ाया भी है और मैं आगे भी पढ़ाऊंगी कि प्रश्नावली पद्धति किस प्रकार से अप्रमापीकृत होती है। अभिवर्ती मापनी, निरीक्षण पद्धति, व्यक्ति इतिहास विधि, ये क्या होती है, अप्रमापीकृत पद्धतियों के अंतर्गत आती है मूल्यांकन के। अब देखो, इसमें मैंने लिख रखा है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण में देखो, पढ़ाए जाने वाले विषय में बालक की योग्यता व उसकी कार्य कुशलता तथा क्षमता का मापन करना ही निष्पत्ति या परीक्षण कहलाता है। जैसे निबंधात्मक, लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये क्या होते हैं, उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण होता है। पूछा जाता है कि निष्पत्ति परीक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है, तो ये आएगा आपके निबंधात्मक, लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर व्यक्ति इतिहास विधि। तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति इतिहास विधि नहीं होगी। बाकी 3 निबंधात्मक, लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, वो निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत हम इनको लेते हैं। तो लब्धि परीक्षण समझ गए, निबंधात्मक, लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वो लब्धि परीक्षण या फिर निष्पत्ति परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। मूल्यांकन के देखो उद्देश्य क्या क्या होते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मापन के बारे में। मूल्यांकन के उद्देश्य से भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए आप। मूल्यांकन की आवश्यकता सबको पता है, आप टीचर हो तो पता लग जाएगा आपको। वैसे ही मूल्यांकन के उद्देश्य में क्वेश्चन आता है तो भी आप जान जाओगे कि ये मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। पहला होता है कि मूल्यांकन का प्रथम उद्देश्य बालकों के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने में सहायक होता है। दूसरा होता है अध्यापकों की कुशलता व सफलता का मापन मूल्यांकन के द्वारा ही संपन्न है। तो अध्यापकों की कुशलता और सफलता का मापन भी किया जाता है। अध्यापक खुद कर सकता है बच्चों का किस प्रकार से रिपोर्ट कार्ड आया है।
शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाने हेतु वैज्ञानिक मूल्यांकन व शैक्षिक उद्देश्यों के संशोधन में सहायक होता है। विद्यार्थियों के वर्गीकरण हेतु मूल्यांकन की महत्ता होती है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों, विफलताओं एवं सफलताओं का निर्धारण करना तथा दोषों को दूर करना होता है। मूल्यांकन शिक्षा पाठ योजना के पुनरावलोकन, पुनर्गठन के विकास में सहायक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये कुछ मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप वापस वीडियो रिपीट करके देख लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।